रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। अंधेरी के सबब सड़क पर गहरा स्कोत तारी था। तारकोल की पक्की सड़क पर सन्नाटा तारी था। सड़क के दोनों इतराफ दूर दूर में मैदानी सिलसिला था, जिसमें खुदरो झाड़ियां और पूरी किसरत से उगी हुए थे। ये तवील मैदानी सिलसिला जाबजा ऊंची नीची टीलों पर मुश्तमल था। 400 गंभीर सोनाटी का राज था। ऐसी में एक कार की तेज रोशनी अभरे उसने सोनाटी के एहसास को मजरूह कर दिया। कार में 2 लोग सवार थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की उम्र 56 साल के आसपास, जबकि लड़की की उम्र 24 साल थी। लड़की ने दुल्हन का जोड़ा जीप तन कर रखा था और वो फुल मेकअप में थी। साफ लग रहा था कि वो अपनी शादी छोड़कर भागी है। लड़के ने आम से जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। हमने घर से भागकर कोई गलती तो नहीं की, लड़की ने मुस्कुराकर इस लड़की से कहा। दिद नहीं, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। वैसे भी तुम्हारी घर वाली राजी भी न थी, लड़का मुस्कुराकर बोला। घर वाली राजी भी कैसी होती, तुम कोई काम भी तो नहीं करती, लड़की ने जवाब दिया। दो तुम जानते हो मैंने नौकरी की हुसूल के लिए क्या नहीं किया। लड़की ने ठंडी सांस ली और इस बात में सर हिलाकर खामोश हो गई। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि लड़की यकदम चौंक कर बोली, सरफराज, हम कहाँ जा रही हैं? हम लोग दानिश के घर जा रही हैं। ये रात गुजार कर हम लोग शादी कर लेंगे और कल दूसरी शहर के लिए निकल लेंगे। मगर ये रास्ता दानिश के घर तो जाता नहीं। लड़की फिर चौंकी थी। ये शार्ट रास्ता है जो हमको जल्द दानिश की तरफ पहुंचा देगा। कहीं ये वही खूनी सड़क तो नहीं जिसके बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं। लड़की फिर चौंकी थी। कार बड़ी ही तेज रफ्तारी से अंधेर। सदफ, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, आज के दौर में ये बातें, ने सड़क की जानिब देखते हुए जवाब दिया था। देखा और फिर बोला। सदफ की जमली उसकी मुना में रह गई। इसके हल्क से दिलखराश चीख निकली। एक जोर की था जो उसने सुना था। साथ ही कार का तवाज़ुन बिगड़ गया। कार की बोंट से तरफ वाले मैदानी हिस्से में उतर गई। गाड़ी थोड़ी ही दूर चली होगी कि किसी चीज से टकरा कर रख गई और सरफराज का सरकार की सटिये रंग से टकराया। सिर पर लगने वाली चोटकारी साबित हुए, जिससे वो फौरा ही बेसदा हो गया। सदफ ने चीखते हुए सरफराज को हिलाया, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। वो बेहोश हो चुका था। बाहर बालकल सन्नाटा था। कार में सरफराज बेहोश पड़ा था और सिर्फ अकेले थे। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे थे। इस सड़क से जुड़ी तमाम पर इसरार वाक़यात उसके दिल व दिमाग में घूमने लगी थी। अगर उसको पता होता कि सरफराज इस सड़क से कार गुजारेगा तो वो कभी भी इस सड़क से उसको जाने न देती। लेकिन अब क्या हो सकता था? कुछ तो करना था। चनांचा सिर्फ डरती डरती कार से उतरे। इसने देखा कि कार की बोंट पर बहुत सा खून पड़ा है। हो सकता था ये 80 चीज का खून हो। जो चीज कार की बोंट से टकराई थी वो और आगे बढ़ी। ये देखकर वो चौंक गई कि कार एक बहुत तवील कद आदम मुजस्मा से टकरा कर रखी है। इसने गौर से उस मुजस्मा को देखा। दूसरी पल वो चौंक गई। ये पत्थर का अजीब सा मुजस्मा था। ये याद आया कि किस तरह का मजमा है। अंधेरे के सबब उसकी खुदू खाल ठीक तरह से वाज़ेह नहीं थे। बस इतना हुआ, उसको खौफ की एक लहरा महसूस हो रही थी। वो हैरत और खौफ उसे उस गई। दूसरी पल सदफ लहराकर उसनो वारिद की बाहों में झूल गई। चेहरे पर जा बहाज खमो। दर्दी से सरफराज का खून पिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज गुज़श्ता रात शहर लद थी कि उसके जिस्म और ने बड़ी है। वे काशिफ खान शहर की एक मारूफ बिजनेसमैन थे। उन्हें अपनी बिजनेस के सिलसिले में बैरून मुल्क सफर करना पड़ता था। चंद साल पहले तक काशिफ इतना कामयाब कारोबारी न था। बस छोटा मोटा सा कारोबार था जिसको चलाने के लिए बेहद पापड़ बेलने पड़ते थे। लेकिन उसके मेहनत और लगन ने उसके कारोबार को 10 साल में बुलंदे और अरूज बाम अता किया था। अरूज हासिल होने के बाद भी इसके अंदाज में तकबर पैदा नहीं हुआ था। हर एक से मोहब्बत और आजिज़ी से खूने सड़क मिलता था। इसकी मेहनत की वजह से मुल्क के सबसे बड़े कपड़े की इंडस्ट्री उसके साथ कारोबार सऊदी पर राजी हुए थे। वक्त रात की 8 बजे तय पाया था। काशिफ रात 7 बजे घर से निकल गया था। बेगम एक खालिस घर येलो औरत थी। वो हमेशा ही उन बेवक्त की कारोबारी से चढ़ ही खाती थी। चनांच जब वो घर से निकला तो उसने नाक भूं चढ़ाई थी, लेकिन हिंस कर टालते हुए घर से निकल आया था। जल्द पहुंचने के लिए उसने एक मुख्तसर रास्ते को चुना था। काशिफ जानता था अगर वो मुख्तसर रास्ते से नहीं जाएगा तो शदीद किस्म के ट्रैफिक जाम में पहुंच जाएगा, जो कि गवारा न था। ये वही रास्ता था जिसको इख्तियार करने पर पाबंदी थी।
इसकी वजह इस सड़क पर होने वाले पर इसरार अमवात थीं। पहले पहल इस सड़क पर खासी आमद वरफत हुआ करती थी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों में डर व खौफ की थी। लाश के चेहरे और जिस्म पर जख्मों की जाबजा निशानात, ऐसा लगता कि ये किसी दरंदी का कारनामा है। वो लाशें बर्बरीत और वहशत का आलिया नमूना हुआ करते में बहुत कयास। जब इस तरह की वाक़ात बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हुकूमत की तरफ कि मम्बरान भी इन हादिसात का शिकार हो गए। जो जिंदा बचने में कामयाब हो सकी, हमेशा के चेहरों पर ऐसा खौफ पाया जाता जो कि नाकाबिल यकीन होता। लोगों ने उन वाक़यात पाया ना लगाए थे। कोई ये कहता कि ये कोई बदरूहों का गरवा है जो लोगों को वरगला कर आवाम का खून पी जाता है, कि दास्तान सुनाता। मगर एक रवायत ने ज्यादा शहरत हासिल की। कहा जाता है किसी जमाने यहाँ पर किसी मुल्क के बागियों का गरवा आकर रहने लगा। ये गरवा जिंदगी गुजारने के लिए डाकी मारा करता था। जब ये वाक़ियात बढ़ गई तो हुकूमत ने पुलिस पार्टी उन मुजरमों की सरकौबी के लिए रवाना की। डाकू तो महफूज रही मगर पुलिस वाले कभी वापस न आ सकी। उसके बाद हुकूमत कोई और ठोस कदम उठा पाती मुल्क में ताउन की वबा फैली, जिससे पूरा मुल्क शदीद मुतासिर हुआ था। ताउन उस इलाके में फैला। चूंकि ये लोग मतलूब थी, उसलिए उनकी कोई मदद न की गई, जिसकी वजह से ये सारा कबीला वबा का शिकार होकर मारा गया। उसके बाद लोग ये समझने लगे कि इन मुजरमों की बदरूही इस इलाके में लोगों को मारती फिरती हैं। चनांचा हुकूमती अक़दामात का कोई ठोस फ़ायदा न होने की वजह से इस सड़क पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई और इस सड़क को हादिसाती मकाम करार देकर बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी बहुत से मंचली चले जाती और फिर कभी वापस न आती और उनकी लाशें इस हालत में मिलते जो कि वहशत और बर्बरियत का नमूना होते। काशिफ बड़ी ही परस्कून अंदाज में कार चलाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। दिल ही दिल में इन लोगों की तो हम परस्ती पर कहक ही लगा रहा था जो कि इस सड़क को आसीबी गर्दानती थी। अभी तक उसके साथ ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी जो गैर मामूली हो। सड़क की राफ तवील मैदानी सिलसिला था जिसमें खुदरो पूदी झाड़ियां और ऊंची नीची टीली वाफर तादाद में मौजूद थी। हार चलाते हुए 10 मिनट से ज्यादा अरसा गुजर चुका था मगर की आंत की तरह लंबी ही होती जा रही थी। वो सोच रोड पर होना चाहिए था जहां इसे होटल से ईगल का रास्ता शुरू होता था। अचानक इस्त ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के बाद उस मीन मतलब पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। अब शदीद किस्म की परेशानी काशिफ खींचने लगी थी। मुलाकात का वक्त भी शुरू हुआ जाता था। अचानक कार ने झटके लेने शुरू कर दिए थे। चंद हूं, ओ खुदा, अब क्या होगा? काशिफ काये से निकलकर बड़बड़ाया। उसने घड़ी देखी तो रात की 10 बज रही थी। काशिफ मजीद परेशान हो गया। कंपनी के लोग काशिफ का इंतजार कर रही होंगी। अगर वो लोग इंतजार करके चले गई तो साख बिजनेस मार्केट में काफी खराब हो जाएगी। वो शदीद परेशान हो गया। ये इतना ही वक्त लग गया था जितना ट्रैफिक जाम में लगता था। दौड़ दौड़ तकता हद नगाह वैरानी और सन्नाटी का राज था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसको अपनी फोन का ख्याल आया। इसने फौरा ही जेब से मोबाइल फोन निकाला। ये देखकर उसको शदीद किस्म की मायूसी हुई क्योंकि फोन बंद था। काशिफ के समझ में नहीं आ रहा था कि फोन बंद क्यों है। उसको अच्छी तरह याद था कि जब घर से निकला था तो फोन को अच्छी तरह से चार्ज कर लिया था। इसके ये आदत हमेशा से थी कि जब भी वो घर से निकलता तो अपना फोन चार्ज करके ही निकलता था, लेकिन आज तो बालकल ही उन्होंने हुई थी। शदीद सर्दी का एहसास भी सिता रहा था, चनांच उसने गाड़ी में बैठकर कार का हीटर ऑन कर लिया। कुछ ही लम्हे गुजरी होंगे कि काशिफ एक अजीब से आवाज संकर चौंक पड़ा, जैसे कोई पायल पहने छन छन करता चला आ रहा हो। पर इसरार कहानियां याद आने लगी थीं जो कि इस सड़क से दौर से रोशनी अपनी तरफ आती नजर आए। इसने गौर से देख जैसे ही नवार्द करीब आया, ये देखकर वो हैरान हो गया। वो एक लड़की थी जो लड़की ने घाघरा चोली जीब तन कर रखा था, जो कि अक्सर वो बेशतर इस इलाके की खालिस देहाती लहजी में काशिफ को मुखातिब किया न मालूम होती थी। इस कपी सो बाबू, क्या हुआ? गाड़ी खराब होगी है? डर नहीं, गाड़ी तो ठीक है, मगर अफसोस पेट्रोल खत्म हो गया है। काशिफ ने मायूसी से सर हिला। लड़की ने तासिफ का इजहार किया। बस अब इंतजार ही कोई मद्दा जाए मगर तुम इस वीराने में किए। काशिफ ने हैरत से कहा,
हाँ हो, यहाँ थोड़ी दूर एक बहती है जहाँ हमारा घर है। हम भूली भटकी राहगीरों की मदद करते हैं। लड़की मस्करा कर बोली, मगर मैंने तो सुना है यहाँ कोई आबादी नहीं है और यहाँ पर आमदोरफ्त की। लाइटन की रोशनी में उसने देखा कि उसकी बात सुनकर लड़की के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया है, जैसे वो यकदम गड़बड़ उसे गई हो। दूसरी पल वो मुस्कुरा कर बोली, दो नहीं बाबू, यहाँ एक डाकुओं का गिरवा है जो आवाम को परेशान करता है, लोगों से लौट मार करता है। अच्छा, जवाब मुख्तसर था। बाबू तुम हमारे घर चलो, रात हमारे घर में गुजार लेना, सुबह कोई ना कोई गाड़ी गुजरेगी। तो फिर पेट्रोल का काशिफ ने दिल में सोचा कि सा रात यहाँ गाड़ी में काली करने से बेहतर है लड़की के साथ चला रहने की कोई आसार नहीं है। मीटिंग तो जाए, सुबह होने पर देखा जाएगा, क्योंकि अभी खराब हो है गई है। चनांच का शफ इस बात में सर ही उसके साथ चल पड़ा था। चलने से पहले कार की डैश बोर्ड सिनारी काना नहीं होता था। डैश बोर्ड में बेटी एक टार्च मौजूद रहती थी, ताकि अगर कार में कोई छोटी मोटी खराबी हो जाए तो टार्च की रोशनी की मदद से दौड़ के जास के पीछे था। टार्च की रोशनी में काशिफ ने लड़की के सरापी को गौर से देख रोशनी में बहुत दिलकश थी। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने चलती चलती पूछा। काशिफ खान। क्या करते हो बाबू? कारोबार है मेरा कपड़े का। बेहद हुसीन थी और उसकी चाल लड़की ने कोई जवाब न दिया। वो दोनों चलती ही रही। काशिफ बस लड़की के दिलकश चाल को देखता चल रहा था। इसे अपनी कारोबारी मीटिंग के खराब होने का बहुत अफसोस था, मगर क्या हो सकता था। थोड़ी दौड़ चलने के बाद उसको आबादी के आसार नजर आए। चांद की रोशनी में मकानों की धंधली और मुलगजी साई देखकर उसका हौसला बुलंद हो गया। आबादी देखकर उम्मीद जाग गई कि चलो रात का कोई इंतजाम हो गया, वरना पहले उसके दिल व दिमाग में यही था कि लड़की झूठ बोल रही है। थोड़ी दूर चलने के बाद मकानात साफ और वाज़ेह नजर आने लगी थी, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अजीब सा गैर फितरी सा सन्नाटा तारी था, जैसा सन्नाटा कब्रिस्तानों में होता है। वो इस चीज को महसूस कई बगैर न रह सका था। इतना सन्नाटा क्यों ही बालकल गैर फितरी सा? काशिफ ने हैरत से पूछा। इसकी की बात सुनकर लड़की चौंक गई। अपने आप को संभालते हुए बोली, रत नहीं बाबू, सीधी सादी दिहाते हैं। ज्यादा देर तक जागने की आदी नहीं, जल्द सो जाती हैं। उसने कोई जवाब न दिया। न जाने क्यों कि ये झूठ बोल रही है, मगर क्यों? इसका जवाब का शफ के पास नहीं था। इसने सोचा जो होगा देखा जाए, फिलहाल उसके साथ चला जाए। इसके जहन में ये ख्याल था कि ये लड़की जरूर इस इलाके के डाकुओं के साथ है। इसने खुद को हालात के हवाले कर देना बेहतर समझा, क्योंकि वो सारी रात गाड़ी में तो नहीं गुजार सकता था। चनांच का चाप उसके साथ चलता रहा। कुछ ही लम्हात के बाद अचानक वो उसकी जानिब देखकर गोया हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? जाखूनहु नाम बड़ा ही अजीब सा था। ऐसा नाम तो उसने जिंदगी में पहले बार ही सुना था। लड़की काशिफ नहीं होती थी, मगर उसने उसका दिल रखने के लिए उसके नाम की तारीफ करते हुए कहा, तारीफ मालूम बहुत खूबसूरत नाम है जो कि तुम पर बहुत बैच रहा है। अपनी तारीफ पर काशिफ ने उसकी होंठों पर मुस्कुराहट देखी, जिसमें एहसास तफाखिर नमाया था। इसकी मुस्कुराहट काशिफ को पाट और कहो खिलेगे बालकल गैर फितरी जिंदगी की हर एहसास से आ रही। काशिफ कोशिश के बावजूद भी इसमें जिंदगी तलाश न कर सका। अचानक लड़के ने मुस्कुराकर काशिफ को मुखातिब किया, तुम मुझे तो हम परस्त इंसान मालूम होते हो, अगर बस्ती में सन्नाटा ही उसमें गैर फितरीपन कहाँ से घिस आया। शायद मैंने गलत कहा हो, लेकिन मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है मेरे कदम किसी भैंसते के बजाय कब्रिस्तान के समत उठ रही हूं। लड़की ने कोई जवाब न दिया, बस अजीब अंदाज में मुस्कुरा कर रह गए। जिस अंदाज में वो मुस्कुराए, इसको देखकर उसको फिर किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी अर्द गिर्द कोई अनदेखा जाल सा है जिसमें वो पहुंच रहा है। कुछ दूर चलने के बाद चांद की रोशनी में काशिफ को पत्थर का एक मुजस्समा निसब नजर आया। पत्थर की उस मुझे को देख वो हैरान हुए बगैर न रह सका। ये एक अजीब सा मुजस्समा था जिसको वो के अंदर एक सिर दिलबरसी दौड़ती महसूस हुए थे। इस मुजस्समा को देख कर किसी रियासत के हुक्मरान का गमान होता था। ये किसका मुजस्समा है? काशिफ ने रागोना से सवाल किया। ये हमारी देवी ही रामूना, हम उसकी पूजा करते हैं, यही है। जागोना ने अकीदमंदाना अंदाज में जवाब दिया। काशिफ उसके शर्कीय ख्यालात सुनकर कांप कर रह गया।
कि जागूना ने पत्थर के मुजस्मा से अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थीं, हालांकि उम्मीदों का महवर सिर्फ और सिर्फ ज़ात वाहिद ही होनी चाहिए। कुछ ही देर के बाद वो बस्ती देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी दफन शद्दा शहर में आ गया हो। यूं लगता था कि ये बस्ती आसार कदीमा की दरियाफत हो। कोई भी मकान सालिम हालत में न था, सब टूट फूट चुके थे। अक्सरियत ऐसी मकानों की थी जो कि खंडर मालूम होती थी। वो अगर मजबूत एसाब का मालिक न होता तो शायद बेहोश होकर गर जाता। रात की अंधेरी में लालटेन की रोशनी में एक पर इसरार की काशिफ को ऐसे बस्ती में ले आई थी जो कि ज्यादातर अजारर और वीरान मालूम होती थी। अब तो वो सारी पर इसरार कहानियां याद आने लगी थीं जो इस सड़क से मंसूब थीं। एक सर्दी लहर उसको अपने जिस्म में दौड़ती महसूस हुई थी। काशिफ ने सोचा जो होगा देखा जाएगा। इसने अपने आप को हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया था। वो दोनों आगे पीछे चलती हुई एक ऐसी मकान में दाखिल हुए जो कि दूसरी मकानों की तरह उजारर, वैरान और खंड रसा बना हुआ था। लड़के उसको लेकर एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर अनरजी सीवर की जगह बड़े बड़ी मोमबत्तियां रोशन थीं जो देखने में बड़ा है पर इसरार तासिर पेश कर रही थीं। इन रोशन मोमबत्तियों को देखकर काशिफ ने अपनी जिस्म में लर्जश महसूस की थी। न जाने क्यों उसे ये सारा माहौल आसीबी लग रहा था। कमरे की दीवारें दीवार के दूसरी तरफ एक काई ज़दा मुल्के और थी जो कि उसके लिए नहायत ही हैरत अंगेज थी। रा भी एहसास न था बल्कि उसको हल्की से सर्दी महसूस हो रही। क्या इस घर में तुम्हारी अलावा कोई नहीं है? काशिफ ने जीद शकरिया मगर किया बस्ती। तुम उसकी फिक्र मत करो, यहाँ कोई किसी की जाती मालामात में दखील नहीं है, ने जवाब दिया। मुझे हैरत है। तुम इसकी फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतना की कर वो उसका जवाब बगैर ही बाहर निकल गई। काशिफ चंद लम्हों तक पत्थर की बत की तरह खड़ा रहा और फिर तवील सांस लेकर चारपाई पर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसकी छठी हिस्स किसी खतरे का एहसास दिला रही थी, लेकिन वो कहीं जा भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी गाड़ी भी खराब थी। अपने आप को हालात की सपर्द करने के सिवा कोई चारा भी न था। जागू न उसको आसीबी कमरे में तन्हा छोड़कर उसके लिए कहानी पीने का इंतजाम करने चले गई थी। इसको चारपाई पर बैठी हुई थोड़ी देर गुजरी होगी कि अचानक उसको कदमों की आहट सुनाई दी। इसने सर उठाकर देखा तो जागुना हाथ में एक थाल ली खड़ी नजर आई थी। जागुना को देखकर उसकी रीढ़ा की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। जागुना ने अपने जिस्म पर सितर पोशी के लिए सिर्फ एक चादर ओढ़ रखी थी। चादर से इसकी जिस्म की रानाइयां फूट रही थीं। काशिफ की नजरें इस खुद झक गई थीं। जागुना ने चेहरे पर बहुत है घर किस्म का मेकअप कर रखा था। इससे कबल जागुना का चेहरा मेकअप से आरी था। लोहा हो, खाना खाओ, ये की कर उसने काशिफ की जानिब थाल बढ़ा दिया। रबी हद गर्मुस कर मुस्कुरा कर बोली, मुझे बुखार है बाबू। काशफ उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा और बोला, इसे मोहम्मद भी तमवारी बातों से भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम बाहर हो। उसकी लेजी में हैरत थी। मुस्कुरा कर कहा के लिए कहीं से उसने कोई जवाब ना दिया और कहानी की समत तवज्जा कर ली थी। थाल में चावल थी और उनमें बोटियां थीं। तुम खाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। चावल वाकई मज़ेदार थी। इतनी लजीज चावल तो इसने शहर में भी नहीं खाई थी। काशिफ कहानी में मशगूल था कि जागुना फिर उसकी सिर पर आन खड़े हुए। इस बार उसकी हाथ में एक प्याला था जिसमें कोई मशरूब था। बाबू, तुम्हारे लिए यहाँ की एक खास चीज लाए हूं, पीकर जे खुश हो जाएगा तुम्हारा। इतना कहकर इस